नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में 15 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को नतीजे हम सबके सामने होंगे। ऐसे में यह जान लेना बेहद जरूरी है कि इस वक्त हमारे प्रदेश का, हरियाणा का चुनावी मूड क्या है और हमारे प्रदेश में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा। उधर सवाल इनेलो से भी होगा। सवाल यह कि क्या वाकई इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता का वनवास इस बार खत्म होगा। उधर नई पार्टियों का दमखम देखना भी कोई कम दिलचस्प नहीं होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार नई पार्टियां खेल बिगाड़ सकती हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि किस पार्टी की चुनावी रणनीति इस चुनाव में सबसे मजबूत है। ग्राउंड वर्क, उम्मीदवारों की सूची, चुनावी समीकरण इस सवाल का मुख्य हिस्सा होंगे। इस पूरे शो का असल निचोड़ यह है कि हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। तो हमारे प्रदेश का चुनावी मूड इस वक्त क्या है, राजनीतिक रणनीति बनाने में पार्टियां कहां हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, इंडियन नेशनल लोकदल वनवास खत्म कर पाएगी, सत्ता तक पहुंच पाएगी या नहीं, नई पार्टियां क्या करेंगी, केवल वोट कटवा पार्टी बनकर रहेंगी या इस बार खेल बनाएंगी, बिगाड़ेंगी। ये वो सवाल है जिन पर हम चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में। हम जल्दी से अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ एक बेहद खास सम्मानित वरिष्ठ पैनल मौजूद है। हमारे साथ आज इस चर्चा में है संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा अमित आर्या। अमित जी, बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ संपादक हरि भूमि ओमकार चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पवन बंसल साहब हैं, मशहूर लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की 90 सीटें हमारे सामने हैं। 47 की सूची अभी आप देख ही रहे थे। इस पूरी 90 और खासतौर से 47 की सूची को देखकर क्या कहेंगे आप? पार्टी ने वाकई एक संतुलन बिठाने की, बनाने की कोशिश की है, साथ ही साथ एक संकेत भी देने की कोशिश की है। देखिए, सूची जारी होने से पहले जो दूसरे राजनीतिक दल थे, खासतौर से कांग्रेस और INLD, वो बीजेपी पर ये तंज कस रहे थे कि इनके पास तो 90 कैंडिडेट भी नहीं है। ठीक है। बीजेपी ने पहले झटके में 43 उम्मीदवारों की सूची घोषित की और दूसरे झटके में सभी 90, यानी 47 के 47। तो इससे पार्टी की एक तो तैयारी और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। नंबर 2, पार्टी ने जिस तरीके से 15 महिलाओं को टिकट दिए हैं, 22 नौजवानों को टिकट दिए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिए हैं जो अलग अलग कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। जैसे बलजीत मलिक को बड़ौदा से टिकट दिया गया है। बलजीत मलिक जो है वो गठवाला खाप के चौधरी हैं, उनको दादा बोला जाता है। तो गठवाला खाप के अगर मुखिया को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, इसका मतलब ये है कि जो सोनीपत गढ़ हुआ करता है, माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उस गठवाला खाप में और मलिक जाटों में एक बड़ी सेंध लगाई है। दूसरी हाईलाइट इसकी ये है कि जेपी दलाल को लोहारू से उतारा गया है। बंसीलाल परिवार के खास तौर से ये किरण चौधरी के नज़दीकी रहे हैं और भिवानी में भी कह सकते हैं आप, बीजेपी ने एक दांव खेला है। सबसे बड़ी बात यह है, जिसका जिक्र आपने भी किया है, कि शुरू से बीजेपी ये बात कहती रही है कि हम एक तो वंशवाद और दूसरे जातिवाद, इन दो के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। तो किसी को भी, चाहे आरती राव हो, चाहे आपके कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हों या सुषमा स्वराज की बहन हो, अलग अलग क्षेत्रों में प्रेशर थे कि परिवार के सदस्यों को टिकट दिए जाएं जी, लेकिन किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया गया। जो शुरुआत नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में गठन करते समय की थी, उसको उन्होंने हरियाणा में जारी रखा है। ये सबसे बड़ी बात है और ये स्पष्ट संकेत है बीजेपी नेतृत्व की तरफ से कि नेता हैं, ठीक है, लेकिन उनके परिजनों को हम
एकोमोडेट नहीं करेंगे। केवल इसलिए ये सोच करके कि ये कृष्णपाल गुर्जर का बेटा है, ये सुषमा स्वराज की बहन है, या ये राव इंद्रजीत की बेटी है, ये सोच करके किसी को टिकट नहीं देंगे। जहां अच्छा कार्यकर्ता है, जो वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा है, उसको टिकट दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो 90 की 90 की सूची है सीटों की, उसको देख करके ये लगता है कि लगभग सारे वर्गों को समाहित कर लिया गया है। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग ऐसा बचा नहीं है जिसको नहीं जोड़ा गया है। काम्बोज भी हैं, सैनी भी हैं, वैश्य भी हैं, अरोड़ा भी हैं, गुर्जर भी हैं, जाट भी हैं, मतलब सभी वर्गों को ले लिया गया है। तो मुझे लगता है कि तैयारी के साथ बीजेपी आई है और कॉन्फिडेंस के साथ आई है। तैयारी और कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी उतरी है और किसी भी तरीके से जो सिद्धांत है उससे समझौता बीजेपी ने कम से कम हरियाणा के संदर्भ में नहीं किया है। और हम चर्चा भी ये लगातार कर रहे थे कि आज यह देखना होगा कि पार्टी कोई बेंचमार्क सेट करती है या नहीं करती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़े दबाव की बात कही जा रही थी, पार्टी ने उस बड़े दबाव को नकारा है। हम बंसल साहब की टिप्पणी लें, हम ललित बंसल साहब के पास जाएं, हम डॉक्टर सर्वदानंद आर्या को यहां चर्चा में शामिल करें। इससे पहले हम बहुत जल्दी से परिचय करा दें, चंडीगढ़ से भी हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल साहब जुड़ चुके हैं। कौशल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, द संजय गार्जियन से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित रमेश गौतम साहब जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम लगातार ये चर्चा करेंगे कि ये सूची क्या वाकई बीजेपी को पहली बार हरियाणा में इतिहास रचने का मौका देगी, ये कितनी संतुलित है, उम्मीदवारों का जो चयन है उसका जो आधार है वो बीजेपी ने किस हिसाब से किया है, जैसा कि अभी ओमकार चौधरी साहब विश्लेषण कर रहे थे। हम बंसल साहब आपके पास आना चाहेंगे। आप इस सूची को पवन जी किस हिसाब से देखते हैं? ये एक संतुलित सूची है, पार्टी ने एक जो अपनी छवि है वो बरकरार रखने का काम किया है और ये उसे सत्ता तक पहुंचाने में कामयाबी दिलवाएगी। देखिए, दूसरे नहीं अंतिम सूची है। अब सारे 90 के 90 प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। और ओंकार जी ने सही कहा कि जो पहली सूची जारी की थी 43 सदस्यों की, उसमें कुछ विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों के जो उपचुनाव के परिणाम आए, उससे भाजपा ने सबक लिया है। और ये जो 47 सीटों पर अपने सदस्यों को घोषणा की है, इसमें काफी मत्थापच्ची करके और संतुलन बनाने का, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास किया है। और इन्होंने सही कहा, जाटों को भी जीतने का कोशिश किया है। सोनीपत जिले में दादा बलजीत मलिक, जो मलिक गठवाला खाप के अध्यक्ष हैं, उनको भी टिकट दिया है। और गन्नौर से जितेंद्र मलिक को टिकट दिया है। मैं बता दूं, जितेंद्र मलिक लहरी सिंह मलिक के पोते हैं और लहरी सिंह मलिक का बहुत बड़ा नाम हुआ है वहाँ पे। वहाँ से गन्नौर से रमेश कौशिक जो सांसद है सोनीपत से, अपने भाई को टिकट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको नजरअंदाज करके जितेंद्र मलिक को टिकट दिया है। लेकिन अभी ये बात चल रही थी परिवारवाद की, ये तो ठीक है, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को, धर्मवीर के भाई लाला को, ये अपना रमेश कौशिक के भाई को, रतनलाल कटारिया की पत्नी बंदो कटारिया को, और सुखबीर जोनापुरिया जो राजस्थान से जीते हैं, अपने बेटे के लिए सोना से टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अभी सूची में वंदना शर्मा को सफेदों से टिकट मिली है। वंदना शर्मा केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सुषमा स्वराज की बहन है और वो 2 साल पहले तक निर्वाणा एसडी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर थी। वहां से वीआरएस लेकर वो सुषमा स्वराज के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई है और सुषमा स्वराज के हर कार्यक्रम में वो जाती थी। ठीक है, पिछले दिनों जब रमेश कौशिक ने सोनीपत में सभा का आयोजन किया था, सुषमा स्वराज, राजनाथ वगैरह गए, तो उसमें भी वो गई थी, काफी सक्रिय थी। और कुछ दिनों से उन्होंने सफेदों में प्रचार भी शुरू किया था। तो बाकी सभी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दी, लेकिन सुषमा स्वराज अपने वीटो पावर का प्रयोग करने में कामयाब होकर अपनी बहन को टिकट दिलाने में कामयाब हो गई है। यानी सुषमा जी अपनी बहन को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं, पवन जी ये कह रहे हैं। हम ललित बंसल साहब के पास जाएंगे एक छोटी सी टिप्पणी के लिए। ललित जी, क्या प्रतिक्रिया इस सूची पर? मुझे लगता है कि जो सूची जारी हुई है और कंप्लीट लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट से लगता है कि नरेंद्र मोदी एक प्रखर राजनेता के रूप में सामने आए हैं और वो चाहते हैं, वो जिस तरह का एक इतिहास रचना चाहते हैं, जिस तरह की एक इबारत लिखना चाहते हैं, उसमें वो सफल रहे हैं। और उन्होंने किसी भी नेता, व्यक्ति या किसी जाति बिरादरी से कोई दबाव में आकर निर्णय नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर
जो जिन लोगों का चुनाव हुआ है वो धरातल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने काम किया है। चाहे वो लोग, इनमें काफी लोग ऐसे हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विद्यार्थी परिषद जो संघ की एक इकाई है उससे भी जुड़े हुए हैं। इससे लगता है कि उन्होंने, जैसे पहले कहा जाता था कि दरी उठाने वाले जो लोग होते थे वो बैठे रहते थे, उनको टिकट नहीं मिलती थी और मलाई खाने का जब समय आता था तो दूसरे लोगों को टिकट दे देते थे। इस बार ऐसे लोगों के साथ न्याय हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो आगे आने वाला चुनाव है वो चुनाव कुछ बातों के लिए महत्वपूर्ण होगा और वो बात ये होंगी कि जैसे कहा जाता था कि बीजेपी के पास लोग नहीं हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं, इतने उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे, वो एक बात सामने आई है और वो एक देखना यह है कि परीक्षा में वो किस तरह से खरे उतरते हैं, किस तरह से खरे उतरते हैं परीक्षा में। डॉक्टर साहब, हम ये विश्लेषण तो करेंगे आने वाले दिनों में कि मोदी फैक्टर का क्या होगा, हरियाणा में जो बाकी मुद्दे हैं वो किस तरह से इस चुनाव में काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस सूची पर। और दूसरा, चूंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुत सारे नेता शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक रवायत रही है, उन नेताओं ने कुछ विरोध के स्वर बीजेपी में भी धीरे धीरे शुरू किए थे जिनको बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली। एक खतरा यह भी है कि अगर परिजनों की टिकट कटी है, इससे वो थोड़े परेशान, थोड़े से हताश और निराश होंगे और एक हल्की सी बगावत जो अंदर ही अंदर देखी जाती है वो भी कहीं देखने को मिलेगी। क्या इस बात की संभावना को डॉक्टर साहब हम खारिज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप मुसीबत को देख रहे हैं और पहचान गए हैं तो सबसे पहले भागकर मुसीबत के सींगों को पकड़ लीजिए। सब्जी मंडी के अंदर कोई सांड घूम रहा है तो इससे पहले कि वो आपको मारे या सब्जी की किसी छाबड़ी में मुंह मारे तो उसके सींग पकड़ लेने चाहिए। और ऐसा हुआ है। आप बाई इलेक्शंस की तरफ जरा ध्यान दें। हम बिहार में भाजपा क्यों हारी, यूपी में 11 सीटों पर क्यों हारी, 11 सीटें उन्हीं की थी, उनमें से सिर्फ वो 3 जीत पाए। ठीक है। उसका कारण ये था कि जो लोग वहां से एमएलए से एमपी बन गए थे उन लोगों ने उसको अपनी बपौती मानकर चला और उन्होंने कोई काम नहीं किया। और ऐसा बताया जा रहा था, मोदी जी को भी डराया जा रहा था और जो अपने अध्यक्ष हैं बीजेपी के उनको भी कहा गया कि हरियाणा में भी वही हाल होगा और महाराष्ट्र में भी वही हाल होगा। परंतु उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। इससे पहले तो ये है कि उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया कि एक बात मुंह से कह दी और वो बिल्कुल वाजिब है, नीति से है कि किसी की बपौती नहीं है। जो वंशवाद है जिसकी ये खिलाफत भाजपा करती है, यदि हम भी यहाँ वही करेंगे तो ये बात चलने की नहीं। और उन्होंने इस सूची से ये साबित किया है। मजबूत आदमी को जनता पसंद करती है। ये बाई इलेक्शन नहीं है, ये जनरल इलेक्शन है। लोग कहते हैं साहब वो लोकसभा का इलेक्शन मोदी का था, तो आप मोदी को जब वहां मानते हैं तो मोदी तो यहाँ भी फैक्टर है। यहाँ कौन सा रामविलास फैक्टर है, यहाँ कौन से मनोहर लाल खट्टर फैक्टर है? कोई फैक्टर ही नहीं इनमें से नेता के, फैक्टर ही मोदी है। और मोदी का ये चमत्कार देखिए, पहला चमत्कार कि उन्होंने इनको धमकी के बावजूद कि हम जीतते हारते हैं इसकी परवाह नहीं, हमने एक नियम बना लिया कि रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि मेरा काफी अंदर तक इनके पहुंच होती है, मैं देखता हूं प्रेशर और काउंटर प्रेशर बहुत थे। मैं प्रशंसा करना चाहता हूं भाजपा के कर्णधारों की जिन्होंने साहस का कदम लिया और जनता इसकी सराहना करेगी। दूसरी बात, एक मिनट के अंदर ये कहता हूं कि ये ठीक है कि दरी झाड़ने वाले कार्यकर्ताओं को भी मिली, वो संतुष्ट हो गए। परंतु आप इस लिस्ट को देखें, मैं एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, इनमें से भी 15 आदमी ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। तो इन्होंने दोनों तरफ, क्योंकि 90 के 90 इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है, ये सच्चाई है, मुंह से ये बोले या ना बोले, अब उसको पूरा करना है। तो ये जितेंद्र मलिक आया, अपने साथ कार्यकर्ता लेकर आया, सांसद रह चुका है, एमएलए रह चुका है। हरविंदर कल्याण आया है आपका, देखिए ये बसपा से आया है, पिछली बार सिर्फ ये 3-4 हजार वोटों से आ रहा था। ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों का अच्छा समन्वय हुआ और उम्मीद में है भाजपा, और उम्मीद में है भाजपा। लेकिन पवन जी, वंदना शर्मा के टिकट का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब। वंदना शर्मा को जो टिकट दी गई है उस पर आप क्या कहेंगे, उसे किस हिसाब से देखेंगे? सर्वदानंद जी। देखिए, इस पे देखना क्या है, धक्का चल गया सुषमा जी का, उन्होंने चला लिया, बाकियों का नहीं चला, इसलिए उनको नहीं मिली। इसके ऊपर यानी सुषमा जी अपने कद का इस्तेमाल करने में कामयाब रही। जी, हो गई, बिल्कुल हो गई, और इसीलिए वंदना जी को टिकट मिल गया। और आपने देखा होगा वो कह भी रहे थे जब उसकी टिकट अनाउंस हुई, तो वो कह रहे थे कि ये पता नहीं अखिल भारतीय महिला
कोई संगठन जो इनका परिचय दे रहे हैं। उसके यहाँ, उसके एंगल से उन्होंने उनको ये साबित और करने की बीजेपी के कोशिश नेता ये लाइन काफी पहले से भी लेते रहे हैं कि अगर कहीं कोई मजबूत कार्यकर्ता होगा, कहीं काफी दिनों से काम कर रहा होगा और वो किसी का परिजन या संबंधी हो, तो ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देने में हमें कोई परहेज नहीं। हम अपने चंडीगढ़ के पैनल के पास भी चलेंगे। क्या कटारिया को क्यों नहीं दिया? वो भी बहुत पुरानी कार्य, बहुत पुरानी कार्यकर्ता है। हमारा चंडीगढ़ का पैनल क्या सोचता है? दीपक शर्मा हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार तुरंत हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।